नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं रितकेश सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम अप्रैल माह के तीसरे वीडियो को देखेंगे। अप्रैल माह का 2 पार्ट आपके पास अवेलेबल हो चुका है, तो बिना समय लगाए अपने समय का सदुपयोग करते हुए हम चलते हैं। चलिए, तो यह है लक्ष्य अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा, और इस पे आज है आपके सामने अप्रैल का तीसरा भाग। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी हौसला बनाए रखिएगा। अगर आप एक बार असफल हुए हैं तो अगला टाइम आपका है, अगली बार सफलता आपके कदमों में होगी। पूरे विश्वास के साथ, पूरे उत्साह के साथ आज क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सरल से सरल भाषा में आपको समझाऊं। प्रयास ये रहे कि ज्यादा से ज्यादा आंसर आप कमेंट करें, और अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक करिएगा। क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। जी हां, सही आंसर होगा अप्रैल। 23 अप्रैल को हम विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। देखिए, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल 1995 से लेखकों को सम्मानित और युवाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित के लिए मनाया जाता है ना? लेखकों उनको सम्मानित करने के लिए अभी आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए। यहाँ पर लेखक वर्ड यूज हुआ, आपको तुरंत आना चाहिए कि प्रधानमंत्री द्वारा लेखकों को 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों को उत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? कमेंट में लिख के बताइए, प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई 23 वर्ष से कम उम्र के लेखक प्रशिक्षित किया जाए। तो यहां बात हो रही थी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की, उसे हम 23 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, और ये क्यों मनाते हैं मैंने बताया, लेखकों को सम्मान करने के लिए और युवाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, यूनेस्को द्वारा कमेंट में बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। तो यूनेस्को के अनुसार जॉर्जिया में तिबिलिसी शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2021 घोषित किया गया है ना। और 2021 का विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस का जो थीम है वो है एक कहानी साझा करें। एक कहानी साझा करें, ये 2021 के लिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस का थीम है। और आपको ध्यान रखना है, विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में तिबिलिसी को, जॉर्जिया की तिबिलिसी को यूनेस्को द्वारा चुना गया। चलते हैं, होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, है ना? सभी को पता है इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करें किस क्या होगा इसका आंसर। जी हां, सही कहा, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पृथ्वी के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए हम मनाते हैं, है ना? पृथ्वी के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं ना। 22 अप्रैल को हम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इस साल रिस्टोर आवर अर्थ है, तो हमारी पृथ्वी की पुनर्बहाली करना विषय है, थीम है अंतर्राष्ट्रीय। 1970 से प्रतिवर्ष हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं मैंने बताया आपको, पृथ्वी के संरक्षण हेतु, है ना? पृथ्वी के संरक्षण हेतु या जागरूकता फैलाने के लिए, पृथ्वी के संरक्षण की जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिमाग में एकदम रख करके जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, कॉपी पे नोट करना है और उसको प्रतिदिन रिवाइज करते रहना है ना। ऐसा रिवाइज करना है कि फिर वो भूले ना, और सीधे एग्जाम में क्वेश्चन में आने पे दिमाग में आए और तुरंत लक्ष्य को भेद दिया जाए और नंबर ले लिया जाए। क्वेश्चन देखते हैं, मानस ऐप संबंधित है कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन। कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन क्वेश्चन है।
मानस ऐप स्वास्थ्य से संबंधित है, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। क्वेश्चन को देखते हैं, मानस स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं। देखिए 15 से 35 वर्ष के उम्र के लोगों के लिए सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप शुरू किया गया। मानस ऐप का फुल फॉर्म होगा मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी अग्मेंटेशन सिस्टम, है ना। और इसको सरकारी मंत्रालयों का जितना भी स्वास्थ्य समाज कल्याणकारी जितना भी प्रयास है सबको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए मानस ऐप लॉन्च किया गया, है ना। इससे किसके द्वारा विकसित किया गया, साफ साफ लिखा है, निमहांस बेंगलुरु, AMMC पुणे और सीडैक बेंगलुरु, है ना। बेंगलुरु का दिमाग में नाम आते ही आपको नाम दिमाग में आना चाहिए कि सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मानस ऐप क्लियर होगा आपको। मानसिक स्वास्थ्य कैसे लोगों को 15 से 35 युवा वर्ग जो है उनको मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ावा देने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें सरकारी मंत्रालय की जिसमें भी स्वास्थ्य और समाज कल्याण योजना एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, है ना। उस मानस ऐप पर मिल जाएंगी। कमेंट करके बताइए सरकार द्वारा एक ऐसा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था जिस पे जानकारी लॉन्च होती है। वीडियो में तो ई गोपाला है एकीकृत किया गया। तो बताइए कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पे सभी राज्य या केंद्र की सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को इमर्जेशन किया जाता है, एकीकृत किया जाता है। तो मानस ऐप आपको समझ में आया होगा, होप सो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक पहल संबंधित है, सार्थक पहल संबंधित है अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, जी हां एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सार्थक पहल का दिमाग में आपको आते ही तुरंत ध्यान आना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, कमेंट में करके बताइए। कमेंट में बताइए नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है ना। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए सार्थक पहल शुरू की गई, है ना। तो नई एजुकेशन पॉलिसी से साफ साफ समझ आ रहा है आपको कि ये किससे संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित है ना। चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, ये रमेश पोखरियाल जी, इन्होंने इसका लॉन्चिंग किया और अभी हाल ही में इनको कई अवार्ड दिए गए। आपको कमेंट में करके बताना है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कौन कौन से अवार्ड दिए गए इनको, है ना। कौन सा राष्ट्रीय गौरव अवार्ड, वातायन अवार्ड, ये सारे अवार्ड इनको दिए गए। तो देखेंगे, देखिए नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन हेतु शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा सार्थक पहल की शुरुआत की गई। सार्थक का फुल फॉर्म आपके सामने लिखा है, स्टूडेंट्स एंड सर्चर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सार्थक पहल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा विकसित किया गया है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है 2022 में किसानों की आय करने के लिए सरकार का लक्ष्य है। और उसी प्रकार अमृतोत्सव मनाया जाने वाला है, भारत का 75 वर्ष पूरा हो रहा है आजादी का। तो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर के एक भाग के रूप में सार्थक लॉन्च किया गया है। इस समय लॉन्च की जा रही है भारत @75 या फिर अमृत महोत्सव के पे ही लॉन्च की जा रही है ना। तो नई शिक्षा नीति का ध्यान में आना चाहिए, किसके द्वारा नई शिक्षा नीति की सिफारिश, जी हाँ सही बोला आपने, कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंजन समिति द्वारा नई शिक्षा नीति की सिफारिश की गई थी, है ना। तो मानस है उसी के लिए किया गया है, उसी के लिए सार्थक है इसी के लिए किया गया है कि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कैसे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी चीज में डाउट होता है तो आप
सेशन भी लेंगे जिसमें आपको और, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग। देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है ना। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में लिखा है जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग के लिए किसने अनामय योजना की शुरुआत की। तो हमको समझ में ये आ गया कि अनामय योजना जो है वो किस उपलक्ष्य के लिए है, किस उद्देश्य के लिए है। तो ये है जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग। और ऑप्शन हमारे पास हैं डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री, अर्जुन मुंडा जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री, और ए और बी दोनों, मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन या अर्जुन मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, है ना। इन दोनों लोग के उपस्थिति में अनामय योजना की शुरुआत की गई थी। अनामय योजना एक योजना है, देखिए ये आपके जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं और ये आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्हें अभी हाल ही में WHO द्वारा WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार दिया गया। ध्यान में रखना है, नहीं भूलना है, सभी चीजें ध्यान रखनी। देखिए आपको, आप कहते हैं, लोग कहते हैं करंट अफेयर का बहुत दायरा बड़ा होता है। जितना बड़ा दायरा होता है उतना ही आसान होता है, बस चीजों को दिमाग में रखे रहना है, क्लिक करते रहना है। अगर अर्जुन मुंडा का नाम आया तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अभी हाल ही में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे दिया गया, किसे दिया गया, अर्जुन मुंडा जी को दिया गया। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड की बात हुई तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए स्कॉच द्वारा बेस्ट सीएम का अवार्ड किसे दिया गया। कमेंट में बताइए स्कॉच बेस्ट सीएम का अवार्ड किसे दिया गया। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अनामय योजना की बात हो रही थी तो देखेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ मिलकर जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग के लिए अनामय योजना की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह योजना जो है ये पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन को समर्थित है। मतलब ये दोनों फाउंडेशन कौन कौन से, पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन मिल करके इस योजना को, इस अनामय योजना को समर्थन दे रहे हैं। और किसके द्वारा उद्घाटित किया गया, ये किया गया हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डॉक्टर उर्जित पटेल को किस भारतीय खाद्य और पेय कंपनी का अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया। एक बार क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन पूछा किसके बारे में, डॉक्टर उर्जित पटेल के बारे में, है ना। तो देखिए ये आपके सामने आ गया डॉक्टर उर्जित पटेल, इनके बारे में चर्चा की जा रही है। इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है किस खाद्य पेय पदार्थ कंपनी का। इसका सही आंसर है ब्रिटानिया, है ना। इसका क्या सही आंसर है, ब्रिटानिया। अब बात कर लीजिए डॉक्टर उर्जित पटेल के बारे में, तो ये आरबीआई के एक्स गवर्नर रह चुके हैं, 24वें गवर्नर थे। आरबीआई की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत की गई थी, है ना। आरबीआई की जो स्थापना की गई थी यंग एंड हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे की गई थी। आरबीआई 1937 तक आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, उसके बाद बॉम्बे शिफ्ट हो गया और 1949 तक आरबीआई एक निजी बैंक के रूप में कार्य किया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर गवर्नर की बात की जाए तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, मैंने पहले वीडियो में बताया है, डॉक्टर ऑसबॉर्न स्मिथ। डॉक्टर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, है ना। आरबीआई के दूसरे गवर्नर या कह सकते हैं आप आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर तो डॉक्टर सीडी देशमुख, डॉक्टर सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और आरबीआई के 25वें गवर्नर अभी हैं शक्तिकांत दास जी, है ना। शक्तिकांत दास जी वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं 25वें, है ना। चलिए तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में था कि ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं आपके उर्जित पटेल, है ना। देख लेते हैं फटाफट। डॉक्टर उर्जित पटेल एक भारतीय शास्त्री हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें नंबर के गवर्नर रहे हैं। इनका ये कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा और ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। आप होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, है ना।
ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का क्या शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा? तो शीर्ष स्थान पे रहा फिनलैंड, दूसरे स्थान पे रहा डेनमार्क और तीसरे स्थान पे रहा स्विट्जरलैंड। भारत का जो स्थान रहा 139वां रहा, है ना। भारत का स्थान क्या रहा? 100। ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है और भारत का स्थान की बात की जा रही है तो भारत का स्थान देखिए 139वां रहा 2021 में और पिछले साल था 144वां। ध्यान रखने वाली बात क्या है? अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन वाला देश रहा है, 149वें स्थान पे, है ना। पहले स्थान पे कौन सा देश था? फिनलैंड था। क्वेश्चन यहां उठ सकता है फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा, है ना। कमेंट बताइए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान रहा और शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा? सही आंसर है 142वें स्थान पे रहा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत और पहले स्थान पे था नॉर्वे। अगर ऐसे ही बात की जाए हेनले इंडेक्स की तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान था 84वां और जापान शीर्ष स्थान पे था। वह देश शीर्ष पे रहता है जिस देश की पासपोर्ट की स्वीकार्यता हर देशों में अधिक होती है। सबसे ज्यादा देशों में जिस देश के पासपोर्ट की स्वीकार्यता होती है वह देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहता है, जापान शीर्ष पर है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के तत्वाधान में 2012 में की गई थी, है ना। 2012 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र के एक ये जो कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, उसकी स्थापना की गई थी और वही नेटवर्क जो है आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच आतंकवादी, ध्यान रखने वाली बात है, आतंकवादी विरोधी अभ्यास खंजर संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच, है ना। भारत और किर्गिस्तान के बीच यह संपन्न हुआ। देखते हैं, भारत और किर्गिस्तान की राजधानी दुशांबे, है ना, सॉरी किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक में यह संपन्न हुआ। और क्यों संपन्न हुआ? ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पर्वत युद्ध पर विशेष फोकस करके यह अभ्यास किया। कमेंट में बताइए, हाथ में हाथ या हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ और सूर्य किरण तथा वरुण, यह युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच होते हैं? या तो युद्ध अभ्यास किन किन के बीच संपन्न होते हैं? बात यहां किर्गिस्तान की हो रही है। तो 2011 में भारत और किर्गिस्तान के बीच पहली बार यह युद्ध अभ्यास हुआ था और वर्तमान में अगर देखा जाए तो किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं सादिर जापरोव और वर्तमान में इसकी मुद्रा है किर्गिस्तानी सो। इतनी बातें आपको किर्गिस्तान से ध्यान रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कौन सी जयंती मनाई गई? 125, 130, 135, 140। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर कमेंट में बताइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 130वीं जयंती मनाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। देखिए आपके सामने फोटो आ गया, नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ नरेंद्र मोदी जी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का, है ना। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो 130वीं जयंती थी। 130वीं जयंती के अवसर पर यह किशोर मकवाना जी द्वारा लिखित 4 पुस्तकें विमोचन भी किया गया। वो 4 पुस्तकें कौन कौन? व्यक्ति दर्शन, आयाम दर्शन, ये 4 पुस्तकों का विमोचन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर, है ना। अब बात करते हैं, आपको कमेंट में बताना है, अभी हाल ही में हमने पराक्रम दिवस मनाया था। तो किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया गया था? किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया गया था? आप कमेंट में बताएंगे, है ना। और आप ये भी बताएंगे कि एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है?
किस महापुरुष की जयंती के रूप में एकता दिवस मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाक से आंसर दीजिए। जी हाँ, 1 अप्रैल एक उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, है ना, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है तो देखते हैं क्यों मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 1 अप्रैल 1936 को नए प्रांत के रूप में गठन हुआ था, इस नाते हम 1 अप्रैल को उड़ीसा या उत्कल दिवस मनाते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, और इनको अभी हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड, हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री को, है ना। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का नाम याद ही आपको याद आना चाहिए, फायर पार्क, है ना। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया था भुवनेश्वर में। आप कमेंट में बताइए, भारत का पहला टायर पार्क, भारत का पहला टायर पार्क कहां स्थापित किया गया था? कमेंट में बताइए, है ना। वर्तमान में है गणेशी लाल। तो ये हो गया आपका उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। उड़ीसा के आप ये भी बताइए, उड़ीसा में किस जिले में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है ना। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थापित किया जा रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021, क्या बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 का विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन बहरीन ग्रांड प्रिक्स के विजेता हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं और मर्सिडीज कार चलाते हैं हमारे लुइस हैमिल्टन। ये देखिए इनका फोटो आ गया, ये लुइस हैमिल्टन है, फ्रांस के रहने वाले हैं और मर्सिडीज कार चलाते हैं। इन्होंने बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीत लिया, है ना। इसके विजेता हो गए मैक्स वर्स्टापेन और बी बोटास, ये उप विजेता रहे, या फिर ये दूसरे स्थान पर और ये तीसरे स्थान पर रहे। भारत की तरफ से नरेन कार्तिकेयन इसके प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको कमेंट में बताना है उत्तर प्रदेश में, आपको मैं बताना चाहूंगा पहले F1 एक रेस होती है जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला 1 रेस, है ना। तो उसी फार्मूला 1 रेस के रेसर है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कहां पर फार्मूला 1 रेस का सर्किट स्थापित किया गया था, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्षमता निर्माण आयोग। क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है क्षमता निर्माण आयोग, क्षमता निर्माण आयोग का नियुक्त किया गया। पहले तो इसका आंसर मैं बता दूं, क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया आदिल जैनुल भाई को। आदिल जैनुल भाई को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और क्षमता निर्माण आयोग से क्लियर होना चाहिए कि सिविल सेवक, जी हां, आपके जितने भी सिविल सेवक हैं उनकी क्षमता को और विकसित करने के लिए, उनकी क्षमता की जांच करने के लिए यह आयोग बनाया गया है। यह आयोग बनाया गया है। यह फोटो आपके सामने आ गई आदिल जैनुल भाई की, है ना। आदिल जैनुल भाई को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत तगड़ा मिशन था जिसका नाम था मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के तहत ही राष्ट्रीय सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाया जाता है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है देखेंगे, केंद्र सरकार भारतीय गुणवत्ता परिषद के पूर्व प्रमुख, भारतीय गुणवत्ता परिषद के पूर्व प्रमुख आदिल जैनुल भाई को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह क्षमता निर्माण आयोग सभी सरकारी कार्यालय संस्थानों के साथ समन्वय और प्रक्षेपण करेगा, परीक्षण करेगा, ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके। तो जितने भी सिविल सेवक हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए मिशन कर्मयोगी, उसी मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग, है ना। अब आगे देखें तो इस आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जानवरों के लिए दुनिया का पहला, है ना, जानवरों के लिए दुनिया का पहला
कोविड कोविड वैक्सीन किस देश द्वारा विकसित किया गया, है ना। क्वेश्चन का आंसर है जापान, अमेरिका, भारत, रूस। सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा, रूस, है ना। रूस के द्वारा जानवरों के लिए पहला कोविड वैक्सीन विकसित किया गया। आप सभी को पता है रूस में स्पुतनिक जो पहला वैक्सीन था इसको विकसित किया गया था। ये डबल डोज वैक्सीन है, ये क्या है, डबल डोज वैक्सीन है। और एक और आया है स्पुतनिक लाइट, है ना, स्पुतनिक लाइट, ये सिंगल डोज वैक्सीन है, इसको एक ही डोज लगाने से आपका काम हो जाएगा, है ना। वर्तमान में भारत में भी इसका भारत में भी इसका उत्पादन शुरू हो चुका है। डॉक्टर रेड्डीज द्वारा इसका अनुबंध किया गया है ना। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर है रूस। आगे इसके बारे में जानते हैं तो देखेंगे, ये देखिए वैक्सीन का फोटो आया था और ये क्या है, जानवरों के लिए। देखिए रूस ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड वैक्सीन कॉर्निवैक को विकसित किया है। भारत की बात की जाए अगर तो भारत ने भी जानवरों का वैक्सीन विकसित नहीं किया है। भारत में मुख्य रूप से दो वैक्सीन जो चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, कोविड शील्ड, है ना, और कोवैक्सीन। कोविड शील्ड आपका पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया और कोवैक्सीन आपका भारत एंड बायोटेक द्वारा बनाया गया। एम.एल. कृष्णा इसके अध्यक्ष हैं और आदर पूनावाला इसके अध्यक्ष हैं, है ना। बात की जाए अब तो ये जो कॉर्निवैक है ये भारत दुनिया का इकलौता जानवरों वाला वैक्सीन है जिसे रशिया द्वारा पहला वैक्सीन विकसित किया गया था। रोसेल खोजनादजोर एक पशु चिकित्सा और पादप स्वच्छता निगरानी के लिए संघीय सेवा है जिसके द्वारा यह वैक्सीन विकसित किया गया है। 2036 तक इसके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कोई भी हटा नहीं सकता उनके पद से, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बात की जाए रूस की तो रूस के द्वारा मनुष्यों के लिए 3 कोरोना वायरस के टीके मार्केट में है, स्पुतनिक, एपिवैक्यो कोरोना और कोविवैल विकसित किए गए हैं। भारत के द्वारा कोविशील्ड और कोवैक्सीन विकसित किए गए हैं, इसकी जानकारी आपको मैंने दे दी। स्पुतनिक का भाई एक और वेरिएंट है स्पुतनिक लाइट जिसको केवल एक डोज में ही आप लगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है स्कूल ऑफ राम नामक पहला वर्चुअल स्कूल कहां खोला गया। ऑप्शन सामने है, संगम नगरी इलाहाबाद, जिसका नाम अब आजकल इधर चेंज होकर क्या हो गया है, प्रयागराज, है ना। वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या। राम जी का नाम है तो अयोध्या होगा, ऐसा लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगा। सही आंसर क्या है, वाराणसी। नरेंद्र मोदी हमारे मुख्य प्रधानमंत्री की संसदीय सीट है वाराणसी, जिसमें वाराणसी में स्कूल ऑफ राम नामक पहला वर्चुअल स्कूल खोला गया। इसका मकसद क्या था, तो राम इस नाम के तरफ जितनी भी चीजें हैं, मतलब राम से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसको पाठ्यक्रम में लाने के लिए, उसको लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए यह वर्चुअल स्कूल खोला गया है। बात यहां राम की आई है तो आपको ध्यान रखना चाहिए राम सर्किट, है ना। कमेंट में बताइए राम सर्किट योजना के तहत किन दो देशों के बीच बस सेवा शुरू की गई, है ना। राम सर्किट के तहत किन दो देशों के बीच बस सेवा शुरू की गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाल ही में चर्चित रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। देखेंगे भारत, इटली और बांग्लादेश, है ना, इन तीनों देशों ने मिलकर के एक अनुबंध किया जिसके तहत रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जो कि बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है रूपपुर में। ये देखिए फोटो आपके सामने है ना।
देखेंगे बांग्लादेश के पाबना जिले में, है ना, पाबना जिले में पद्मा नदी के किनारे रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2 इकाइयां होंगी जो क्रमशः 2022 और 2023 में विकसित किए जाएंगे, है ना, और टोटल 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। चूंकि संयंत्र की बात हो रही है, क्वेश्चन बनता है और कमेंट में बताइए भारत का पहला भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, भारत का पहला भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया। अगला पॉइंट मैंने बता चुका आपको, बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और मार्च 2018 में त्रिपक्षीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ था रूस, बांग्लादेश और भारत के बीच, माफ करिएगा मैंने वहां इटली लिख दिया था, रूस, बांग्लादेश और भारत के बीच यह संबंध स्थापित हुआ था, जिसके बाद यह योजना अमली जामा पहनाया गया, है ना। तो रूस, भारत और बांग्लादेश के बीच एक अनुबंध हुआ, जिसके बाद इसको अमली जामा पहनाया गया। मैंने वहां इटली बोला था, उसको करेक्ट कर लेंगे, है ना। चले डिजिट इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है, डिजिट इंश्योरेंस ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस समय किया। ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन आता है और तुरंत एक चर्चित चेहरा नजर में आता है और देखते हैं कौन है चर्चित चेहरा, विराट कोहली। जी हां, डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विराट कोहली को चुना गया है, नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, है ना। क्वेश्चन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाइजू के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन है, मोबाइल प्लेटफॉर्म, मोबाइल कंपनी रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। कमेंट में करके आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। मैं जल्दी आगे आपको इन सब चीजों की जानकारी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो केवल ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर होगा, है ना। तो विराट कोहली को डिजिट इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये क्या करेंगे, तो ये करेंगे क्या, देखते हैं, इंश्योरेंस से संबंधित जागरूकता को फैलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 कब मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पररी चैलेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम पुस्तक का विमोचन किसने किया। आपके सामने एक चेहरा नजर आ रहा है, किसका, यह है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया, एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पररी चैलेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। 2022 मैंने आपको बताया था किसानों की आय को दुगना करने के संबंधित डबलिंग फार्मर्स इनकम, है ना। ये आपको कभी नहीं भूलना है, 2022 तक ये क्वेश्चन अपने चर्चा में रहेगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर मोहन कांडा द्वारा लिखित पुस्तक है और इसका विमोचन किया गया है एम वेंकैया नायडू के द्वारा। क्वेश्चन बनता है CCC। जी हां, अभी हाल ही में अपने कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा होने पर हमारे उपराष्ट्रपति द्वारा एक पुस्तक लिखी, जिसका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं CCC। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जी हां, सही है, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला राज्य जिसमें सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा राजस्थान, चिरंजीवी योजना। जी हां, चिरंजीवी योजना के तहत सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया। आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए, एक और स्वास्थ्य बीमा योजना भारत में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई, जिसका नाम था आयुष्मान भारत, है ना, आयुष्मान भारत। आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए, आयुष्मान भारत से बचे हुए लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में एक बीमा योजना चलाई गई, जिसका नाम था सेहत,
है ना। ये सारी चीजें कनेक्ट करके, जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना की बात आई, सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, लिंक करना चाहिए, आसानी से चीजें समझ में इससे आती हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, ओम बिरला, नरेंद्र सिंह तोमर, है ना। ओम बिरला कौन है, मुझे कमेंट में बताइए, ओम बिरला कौन है? तो सुपारी पालन जो पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया वर्तमान के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा, है ना। और ओम बिरला जो है, मैंने क्वेश्चन किया, ओम बिरला हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, है ना। क्वेश्चन बनता है, लोकसभा में नेता विपक्ष, विपक्ष का नेता कौन है? कमेंट में बताइए, लोकसभा में विपक्ष का नेता वर्तमान में कौन है? कमेंट में बताइए। देखेंगे, तेलंगाना के पूर्व सचिव, तेलंगाना के पूर्व सचिव डॉक्टर शैलेंद्र जोशी द्वारा लिखित पुस्तक है सुपारी पालन, है ना। और इसका विमोचन एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत तमाम छोटे छोटे टॉपिक्स पे ये कहानी यहाँ लिखी गई हैं, जिनमें से एक मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूं। हंसी को सबसे अच्छी दवा के रूप में इन्होंने इस पुस्तक में विकसित किया है। हंसते रहिए, हंसने से हौसला बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और हम आप अच्छे आत्मविश्वास के साथ, अच्छे खुशी माहौल के साथ और अच्छा सीख सकते हैं और अच्छा पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने आगे के सेगमेंट में, जिसका नाम है लेट्स ट्रैवल। लेट्स ट्रैवल में चलेंगे आज हम हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल प्रदेश चलेंगे आज हम, है ना। हिमाचल प्रदेश का नाम देखिए, कितनी शानदार वादियां हिमाचल प्रदेश की, और इन वादियों को देख के मन कर जाता है एक बार चलें हिमाचल प्रदेश घूम आए। और अब की हम घूमने चलते हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हम इसके पहले घूम चुके हैं। कुल्लू मनाली और शिमला, धर्मशाला, इन सभी वादियों से सुसज्जित है हमारा हिमाचल प्रदेश, है ना। देखते हैं, हिमाचल प्रदेश को शाब्दिक अर्थ है बर्फीले पहाड़ों वाला प्रांत, और इसे इतनी सारी ज्यादा मंदिरों के नाते देवभूमि भी कहा जाता है। दोस्तों, 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना। देश का 18वां राज्य 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बना। अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख और तिब्बत की सीमा यह साझा करता है। राजधानी की बात करें तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है आपकी शिमला, और शीतकालीन राजधानी है आपकी धर्मशाला। जिले कुल हैं 12, है ना। और क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश में अटल टनल कहां स्थित है? पहुंचते हैं भी अटल टनल पर। फिलहाल अभी देखते हैं, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और जयराम ठाकुर वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 4, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 3। विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं, और न्यायालय इसका स्थित है शिमला में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, है ना। क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय पशु हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु तो यह है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, और इसका दिमाग में आते ही आपको आना चाहिए स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड, है ना। अभी हाल ही में हमने उड़ीसा के बारे में पढ़ा। आपको बताना है उड़ीसा के किस नेशनल पार्क में सफेद मगरमच्छ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं तो बुरांश, यहाँ के राष्ट्रीय पुष्प का नाम है गुलाबी बुरांश, इसके राष्ट्रीय पुष्प है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो जजुराना हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क और किम्बल लबास नेशनल पार्क यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क हैं।
नदियों की बात की जाए तो सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, जो कि आगे बढ़ के फिर अन्य राज्यों में प्रवेश करती हैं। दर्रों की बात की जाए तो यही रोहतांग दर्रा जिसकी मैं बात अभी कर रहा था, रोहतांग दर्रा, पीर पार्वती दर्रा, मनाली दर्रा और सिरकिला दर्रा प्रमुख दर्रे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में आते हैं। बात की जाए अगर हिमाचल अफेयर्स की तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, ई परिवहन। ई परिवहन शुरू करने वाला पहला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। ई विधानसभा, पालनपुर विधानसभा भारत की पहली ई विधानसभा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नई शिक्षा नीति अभी हमने बात की है, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। अगर बात की जाए ई कैबिनेट की तो ई कैबिनेट भी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। बात की जाए हींग की खेती की तो हिमाचल प्रदेश के ही लाहौल स्पीति में हींग की खेती की जा रही है ना। बात की जाए अगर वाटर हार्वेस्टिंग की तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पर्वत धारा योजना के अंतर्गत वर्षा जल संरक्षण के लिए फॉरेस्ट पांड का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ही लेह मनाली हाईवे पर हिमालय के पीर पंजाल रेंज पर दुनिया का सबसे लंबा अटल टनल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, जो कि एक घोड़े के नाल के आकार का है। बात किया अगर तो ERSS लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश ही है। अगर बात की जाए ई परिवहन की तो हिमाचल प्रदेश है। आपको बताऊं ई बजट भी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश ही है। पेपरलेस बजट की बात की जाएगी तो वह उत्तर प्रदेश होगा। आगे देखते हैं तो सभी घरों में, जी हां, सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। जी हां, सभी घरों में एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। तो एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। साइकिलिंग ट्रैक की बात की जाए, भारत का सबसे ऊंचा साइकिलिंग ट्रैक कहां पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात की जाए पहले सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन की, पहले सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन की, तो वह भी हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, मनाली रेल मार्ग पर, है ना। भानुपल्ली बिलासपुर मनाली रेल मार्ग पर भारत का पहला अंडर सुरंग रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। देश का इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, है ना। अगर बात की जाए, मैंने बताया आपको विधानसभा करने वाला पहले ई विधानसभा वाला कौन सा है? पालनपुर है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश था। अब अगर क्वेश्चन बनता है हिमाचल प्रदेश में, तो आपको बता दूं दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में स्थित है। लेकिन अब एक नया क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जो कि वर्तमान में लाहौल स्पीति के चायल में बन रहा है। वह दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा अगर वो आकार में अपने जब तक आएगा। कमेंट में बताइए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है। आज के लिए इतना ही। लड़ते रहिए, जूझते रहिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद।